नमस्ते. इयत्ता 10वी-12वी परीक्षा विषयक मार्गदर्शन सदरात आपल्या सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत. आज आपण इयत्ता 12वीच्या हिंदी विषयाच्या परीक्षेची तयारी कशी करायची आहे यावर मार्गदर्शन घेणार आहोत आणि या मार्गदर्शनासाठी आपल्याला लाभलेले आहेत डॉक्टर राजेंद्र पाटील सर. सर MA BEd PhD असून ते विद्यावर्धिनी सभेचे कला वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय धुळे येथे कार्यरत असून जवळपास 18 वर्षांचा अनुभव सरांना आहे. माध्यमिक विद्यालयात शिक्षक पदावरही सर काही काळ कार्यरत होते. त्याच पद्धतीने कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचा बहिस्त विभाग जो आहे येथेही समंत्रक म्हणून सर कार्य करत आहेत. शिवाय त्या बहिस्त विभागाच्या अंतर्गत जे काही पाठ्यपुस्तकांची निर्मिती झाली म्हणजे जे काही स्वयं अध्ययन साहित्य निर्मिती केले गेलं त्यातही सरांचा सहभाग राहिलेला आहे. वेगवेगळ्या पत्रिकांमध्ये म्हणजे वेगवेगळ्या संशोधन पत्रिकांमध्ये सुद्धा सरांचे लेख हे प्रकाशित झालेले आहेत. राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हिंदी विषयाच्या अनुषंगाने वेगवेगळ्या संगोष्ठींमध्ये सुद्धा जवळपास 12 शोधलेख सरांचे प्रस्तुत झालेले आहेत आणि भूगोल प्रज्ञाशोध केंद्र नवी मुंबई अंतर्गत उपक्रमशील भूगोल शिक्षक पुरस्कार सुद्धा मिळालेला आहे. म्हणजे सर फक्त हिंदी विषयाचे नाहीये तर सरांचा भूगोल हा सुद्धा विषय आहे. आणि श्री जगदीश प्रसाद झाबरमान टिबरेवाला विद्यापीठ झुंझुनू राजस्थान मध्ये PhD चे मार्गदर्शक म्हणून सर आता सध्या कार्यरत सुद्धा आहेत. असं बहुआयामी व्यक्तिमत्व जे आहे ते आपल्याला आज हिंदी विषयाच्या मार्गदर्शनासाठी लाभलेले आहेत. तर चला तर मग आता आपण सरांकडूनच जाणून घेऊया की एकूणच हिंदी विषयाची तयारी जी आहे ती विद्यार्थ्यांनी कशा पद्धतीने करायची आहे. नमस्ते. इयत्ता 10वी-12वी परीक्षा विषयक मार्गदर्शन कार्यक्रमात सर आपलं हार्दिक स्वागत. आज आपण इयत्ता 12वी वर्गाच्या हिंदी विषया संदर्भात विद्यार्थ्यांना परीक्षेची तयारी कशी करायची आहे याबद्दल मार्गदर्शन करणार आहात. आता सर्वप्रथम मी आपल्याला असं विचारते आहे की हा 12वीचा जो काही सिलेबस आहे या सिलेबसच्या अनुषंगाने आता कोविड परिस्थितीमुळे काही जे काही बदल झालेले आहेत तर त्या बदलाबाबत जरा विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन कराल. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणे मध्ये इयत्ता 12वीच्या हिंदी विषयाच्या संदर्भात साधारणतः हिंदी विषयामध्ये 100 मार्काचा हा पेपर या ठिकाणी असतो. पण 100 मार्कामध्ये जर आपण बघितलं मॅडम तर साधारणतः कोविड-19च्या दृष्टीने काही भाग या ठिकाणी म्हणजे 25% भाग या ठिकाणी वगळण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये त्यांनी त्या प्रकारच्या सूचना पण विद्यार्थ्यांना दिलेल्या आहेत की साधारणतः शहरी भागातले विद्यार्थी असो की ग्रामीण भागातले विद्यार्थी असो या दोघांसाठी जर म्हटलं तर आपल्याला असं लक्षात येईल की ग्रामीण भागाच्या विद्यार्थ्यांसाठी सूचना ह्या कमी प्रमाणात पोहोचतात कारण नेटवर्क किंवा संपर्क हा जास्त अवलंबून असतो. पण तरी देखील बोर्डाने जो पाठ्यक्रम निर्धारित केलेला आहे त्या पाठ्यक्रमामध्ये काही भाग हा वगळण्यात आलेला आहे. तर 12वीच्या या हिंदी विषयामध्ये निरालाभाई हा जो पाठ आहे तो वगळण्यात आलेला आहे. त्याचबरोबर सच हम नहीं सच तुम नहीं यह पाठ भी रद्द किया गया है. शोक जाया इसे भी रद्द किया गया है. लोकगीत इसे भी रद्द किया गया है. और 5वां जो है वह प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव इसे भी रद्द कर दिया गया है. आमतौर से हम देखते हैं कि लगभग 100 अंक का ये पेपर है लेकिन इस 100 अंक के पेपर में 2080 पैटर्न वर्तमान काल में चल रहा है और कोविड-19 की वजह से यहाँ पर 20 अंक जो है वह महाविद्यालय की ओर दिए गए हैं. आताच आपण जे काही भाग जो वगळलेला आहे सिलेबस मधला त्याचं आपण स्पष्टीकरण केलेलं आहे. पण आता हा 100 मार्काचा जो काही पेपर आहे या पेपरचे डिव्हायडेशन म्हणजे 80 आणि 20 अशा गुणांमध्ये जे केलेलं आहे त्याचं स्वरूप जरा स्पष्टीकरण करून सांगाल. जरूर मैडम. तो यहाँ पर जो 100 अंक का पेपर दिया गया है जिसमें 20 अंक तो मौखिक की परीक्षा के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं. 20 अंक में भी बोर्ड ने 2 भागों में उसे विभाजित किया है.
पहला है श्रवण कौशल्य और दूसरा है भाषण कौशल्य। यहाँ पर श्रवण कौशल्य के लिए 10 अंक दिए गए हैं और भाषण कौशल्य के लिए 10 अंक। श्रवण कौशल्य अगर हम देखें तो वहां पर पहला जो है शब्द लेखन, 4 शब्द यहाँ पर दिए जाएंगे। 4 में से हमें 3 का लेखन करना है और 3 के लिए हमें 3 अंक दिए गए हैं, अर्थात हर शब्द के लिए हमें यहाँ पर 1 अंक देना आवश्यक हो जाता है। अर्थात दूसरा जो इसमें भाग है शब्दार्थ लेखन। शब्दार्थ लेखन में भी 4 शब्द यहाँ पर दिए जाएंगे। 4 में से हमें केवल 3 का लेखन करना है और 3 अंक यहाँ पर दिए गए हैं। तीसरा जो है वाक्य लेखन। वाक्य लेखन में यहाँ पर 3 अंक दिए, 3 वाक्य यहाँ पर दिए जाएंगे और 2 का हमें लेखन करना अनिवार्य है। 2 अंक के लिए 2 वाक्य यहाँ पर दिए जाते हैं। चौथा भाग जो है वह है सारांश लेखन। सारांश लेखन में हमें 2 अंक दिए गए हैं और श्रवण के बाद यहाँ पर 2 अंक दिए जाएंगे। इसका संक्षेप में रूप शब्द लेखन में हमें विश्वास, समानता, योगदान, निर्माण ऐसे लगभग 4 शब्द आपको दिए जाएंगे और 3 शब्द का लेखन हमें श्रवण हमें करना होगा। शब्दार्थ लेखन में 4 शब्द दिए जाएंगे, पीड़ा, दूसरा शब्द होगा सरल, तीसरा शब्द होगा मानव और चौथा है हानि। अब यहाँ पर शब्दार्थ लेखन में 4 शब्द दिए जाएंगे जिनमें हमें 3 का लेखन हमें करना अनिवार्य हो जाता है। वाक्य लेखन में भी हमें 3 शब्द दिए गए हैं। वाक्य 3 शब्दों में, शब्दों की दुनिया में रहता हूं। दूसरा जो वाक्य है तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। तीसरा वाक्य है अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा। ऐसे 3 वाक्य हमें दिए जाएंगे, कोई भी 3 वाक्य दिए जाएंगे जिनमें से हमें केवल 2 का लेखन करना है। और यहाँ पर सार लेखन के रूप में एक छोटा सा सारांश लेखन के रूप में पैराग्राफ दिया जाएगा और उसका लेखन हमें यहाँ पर करना होगा, जो हमें 2 अंक के लिए निर्धारित किया गया है। दूसरा जो भाग है उसमें आ विभाग में भाषण कौशल्य आता है, जो हमें 10 अंक के लिए दिया गया है। भाषण कौशल्य अर्थात यहाँ पर हर छात्र के लिए महाविद्यालय अर्थात महाविद्यालय के अंतर्गत यह परीक्षा होती है मौखिक की। इस कारण हर विषय के अध्यापक आपको नियोजित विषय देंगे जिनमें कोई भी नियोजन कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में मैं आपको यहाँ पर दूंगा। मैं उद्घोषक होता तो छात्र इस संदर्भ में अपना मंतव्य व्यक्त कर सकता है। दूसरा है जीवन बहुत ही सरल है। तीसरा आज के युग में मानव और मानवता रूप। और चौथा विषय है कोरोना से होने वाली हानि। अर्थात इस माध्यम से भाषण कौशल्य पर नियोजित विषय यहाँ पर दिए जाएंगे जिसके लिए अंक होंगे 5। तीसरा जो भाग है यहाँ पर पाठ्यक्रम से कोई भी गद्यांश या पद्यांश का पठन छात्रों को सुनने के लिए कहना होगा। अर्थात इस माध्यम से 20 अंक का जो विभाजन है जो महाविद्यालय के तौर पर किया जाता है। और मुझे विश्वास है कि कोविड के संदर्भ में छात्रों को हर अध्यापक अपने ही छात्र होने की वजह से लगभग 16 अंक, 17 अंक, 18 अंक अर्थात अच्छे अंक छात्र यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। इस कारण छात्रों ने अध्ययन करते समय ये 20 अंक हमारे ही होंगे इस दृष्टि से या अध्यापकों के माध्यम से उन्हें वे आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। तो छात्रों ने इस बात की ओर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। तो मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पर हम जिस परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं उसके ओर हम मुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर लगभग 10वीं और 12वीं यह जो कक्षा होती है छात्र इसे अपने काफी मायने रखता है और उसके अंक वह उसके जीवन भर हमेशा उसे साथ देते रहते हैं। इस कारण 12वीं की यह जो हिंदी पेपर है
इसमें अच्छे अंक कैसे प्राप्त हो, इस संदर्भ में यहाँ पर घटक न्याय अंक विभाजन किया गया है बोर्ड की ओर से। तो दोस्तों 12वीं कक्षा में हमें लगभग 12 घटक यहाँ पर आए हैं अनुक्रमणिका में, लेकिन घटक न्याय अंक विभाजन जो है इसे अगर हम गौर से देखें तो गद्य अंक के लिए बोर्ड ने हमें 20 अंक दिए हैं, पद्य के लिए भी 20 अंक का विभाजन किया गया है। तीसरा विभाग है विशेष अध्ययन, इसके लिए 10 अंक तय किए गए हैं। चौथा जो है व्यवहारिक हिंदी और अपठित गद्यांश, जिसके लिए बोर्ड ने हमें 20 अंक का नियोजन किया हुआ है। पांचवा जो विभाग है हमारा वह है व्याकरण का, और व्याकरण के लिए हमें 10 अंक दिए हैं। अभी गद्य के लिए 20, पद्य के लिए 20, विशेष अध्ययन के लिए 10, व्यवहारिक हिंदी और अपठित गद्यांश के लिए 20 और व्याकरण के लिए 10। यह जो अंक हमें दिए गए हैं इसका संक्षेप में इस माध्यम से पूर्ति पत्रिका का प्रारूप जो है वो हमें इस माध्यम से दिखाई देगा। विभाग 1 गद्यांश जो हमें 20 अंक के लिए दिया है, छात्रों ने इसे काफी गौर से लेना है, क्योंकि अर्थात प्रश्न क्रमांक 1 में अ, आ, ई और दीर्घ ई अर्थात ऐसे 4 विभाग यहाँ पर किए गए हैं। अ में एक परिच्छेद दिया गया है, अर्थात यह जो परिच्छेद है यह परिच्छेद 180 शब्द से लेकर 200 शब्द के लगभग बोर्ड ने इसे दिया हुआ है, और जिसको पढ़कर हमें उसका आकलन करके उसे आत्मसात करके हमें दिए गए प्रश्न के सवाल हमें देने होंगे। जिसमें पहला है आकलन कृति, जिसमें 4 घटक तय किए गए हैं और हर घटक के लिए हमें आधा अंक तय हुआ है, जिसके लिए हमें संज्ञान बनाने की आवश्यकता है। संज्ञान हर चौखट में सीधा तैयार हो और क्रम के अनुसार पूछे गए सवाल का जवाब ही उस संज्ञान में लिखना अनिवार्य है। अगर हम गलत लिखते हैं तो हमारा आधा अंक तुरंत काट दिया जाएगा, अगर हम सही लिखते हैं तो हमारा आधा अंक हमें अवश्य मिलेगा ही। इस कारण हर संज्ञा को हर दृष्टि से पूछे गए सवाल को इसे यहाँ पर लेना है, इसके लिए हमें 2 अंक दिए जाएंगे। दूसरा है शब्द संपदा, इस पर भी 4 घटक दिए जाएंगे और हर एक घटक के लिए आधा अंक होगा। तीसरा है अभिव्यक्ति, यह कृति पत्रिका की सबसे विशेष महत्वपूर्ण बात है कि सोमत अभिव्यक्ति। यहाँ पर सोमत अभिव्यक्ति में जो परिच्छेद हमें दिया गया है उस परिच्छेद को अगर हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद उस परिच्छेद पर हमें क्या लगता है इसका सकारात्मक लेखन हमें करना है, और उस सकारात्मक लेखन की मर्यादा हमें दी गई है बोर्ड की ओर से 40 शब्द से लेकर 50 शब्द तक। कम से कम हमें 8 या 10 पंक्ति में उसका सुयोग्य माध्यम से उत्तर लेखन करना है। अभिव्यक्ति कौशल्य में हमने यह ध्यान रखना है कि लेखन करते समय बार बार वह शब्द दोबारा रिपीट न हो, रिपीटेशन न हो, इसकी ओर हमें ध्यान देना काफी अनिवार्य हो जाता है। कृति प्रश्न पत्रिका अ यहाँ पर समाप्त होता है और दूसरा आता है आ में भी परिच्छेद दिया गया है, जो परिच्छेद लगभग 180 शब्द से लेकर 200 शब्द तक तय किया गया है। जैसे ही हमने पहले अ में देखा उसी माध्यम से यहाँ पर है कि आकलन पूर्ति, इसमें आकलन पूर्ति में 4 घटक दिए जाएंगे। 4 घटक में से हर एक के लिए हमें आधा ही अंक होगा, और उसे भी काफी सूक्ष्मता से पढ़कर ही हमें प्राप्त करना होगा। शब्द संपदा हमें दी जाएगी, शब्द संपदा के लिए भी 4 ही घटक तय किए गए हैं और हर घटक के लिए हमें आधा अंक ही दिया जाएगा, और काफी सूक्ष्मता के बाद इसे भी हमने लेखन करना अनिवार्य हो जाता है। आज का
अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति अर्थात यहाँ पर भी रसस्वादन दिया गया है और रसस्वादन में हर छात्र ने इसे भी 40 या 50 शब्द में उसका लेखन करना है। लगभग 10 पंक्तियों के साथ साथ दिए गए परिचय पर हमने उसका लेखन करना अनिवार्य हो जाता है ताकि हमें 2 अंक आसानी से प्राप्त हो सके। आगे विभाग आता है लघुत्तरी, जिनमें से 3 सवाल पूछे जाएंगे और 3 में से हमें 2 का लेखन करना है और हर एक प्रश्न के लिए हमें 3-3 अंक यहाँ पर दिए गए हैं। इसका भी लेखन छात्रों ने बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ करना अनिवार्य हो जाता है। अगला है दीर्घ ई, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पर 4 वाक्य आपको दिए जाएंगे, 4 में से 2 का लेखन करना अनिवार्य हो जाता है। यह साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। गद्य विभाग यहाँ पर 20 अंक के लिए पूछा जाता है। उसी तरह से विभाग क्रमांक 2 पद्य विभाग है, जो हमें 20 अंक के लिए ही पूछा जाता है। कृति क्रमांक 2 में भी अ, आ, ई और दीर्घ ई इस माध्यम से 4 विभाग भी इसके किए गए हैं। पहले है, अब यहाँ पर गद्य जो था वह गद्य लेखन है। यहाँ पर कविताओं की पंक्तियां हमें दी जाएगी पद्य में। आकलन कृति, आकलन कृति में भी यहाँ पर हमें 4 घटक दिए जाएंगे और 4 घटक में हर घटक के लिए आधा आधा अंक ही लगेगा। अर्थात इसमें भी संजाल बनाने की आवश्यकता है और सभी ने एक-एक संजाल के लिए सही और उचित शब्द चुनकर ही उसका लेखन करना आवश्यक हो जाता है। दूसरा आता है इसमें शब्द संपदा। शब्द संपदा में भी 4 घटक तय किए गए हैं, जिनमें से हर एक घटक के लिए आधा आधा अंक ही है। 4 घटक मैंने 2 अंक के लिए हमें 4 घटक का लेखन करना अनिवार्य हो जाता है। और यहाँ पर जो पद्य रचना दी गई है उस पर स्वमत अभिव्यक्ति अर्थात दिए गए जो काव्य हो या कविता हो या पद हो, तो उस पद को लेकर या उस कविता को लेकर छात्र ने उसका शब्दार्थ लेखन करना अनिवार्य है। शब्द काव्य में लक्ष्यार्थ, भावार्थ और व्यंग्यार्थ 3 माध्यम से काव्य चलता है, तो जो भी हमें सही लगे उसका लेखन करना अनिवार्य हो जाता है। यहाँ पर लक्ष्यार्थ का भी अगर हमने स्वमत अभिव्यक्ति की तो भी चल सकता है, भावार्थ में भी की तो भी चल सकता है और व्यंग्यार्थ में की तो भी चल सकता है, लेकिन स्वमत अभिव्यक्ति में छात्र ने बहुत ही सूक्ष्मता के साथ वाक्य लेखन करना अनिवार्य हो जाता है और यह वाक्य लेखन हमें 40 से लेकर 50 शब्दों तक लेखन करना अनिवार्य है। दूसरा है आभाग पद्यांश, लगभग 8 से 10 पंक्तियों में यह दिया जाता है। इसमें आकलन पूर्ति, इसमें भी 4 घटक दिए जाते हैं जो हमें आधे आधे अंक के लिए पूछे जाते हैं। दूसरा है शब्द संपदा, उसमें भी 4 घटक किए जाते हैं, वह भी हर एक आधा आधा अंक के लिए ही पूछा जाता है। और तीसरा जो है स्वमत अभिव्यक्ति, इस पर भी छात्र ने दिए गए सभी काव्य पर अब हमें क्या लगता है उस पर लेखन करना अनिवार्य हो जाता है। तो यहाँ पर ही इसे हम लेंगे रसास्वादन। रस आस्वादन कीजिए। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा जो 100 शब्द से लेकर 120 शब्द तक दिया जाएगा और उसमें से 2 में से हमें 1 का लेखन करना अनिवार्य हो जाता है। आगे जो आता है वह दीर्घ ई, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसे 4 पूछे जाएंगे, 4 में से हमें केवल 2 का ही लेखन करना है और 2 के लिए 2 अंक यहाँ पर दिए जाते हैं। गद्यांश हमारा पूरा हुआ, पद्यांश भी पूरा हुआ, 20 और 40 अंक। अगला जो भाग आता है वह है विशेष अध्ययन। अब यहाँ पर विशेष अध्ययन में हमें 10 अंक यहाँ पर दिए गए हैं। कृति
कृति क्रमांक 3 अ आ केवल 2 ही भाग यहाँ पर विशेष अध्ययन के लिए किए गए हैं। अ विभाग के लिए 6 अंक और आ विभाग के लिए 4 अंक तय किए गए हैं। अ विभाग पद्यांश लगभग 8 से 10 पंक्तियों में होता है। इसमें भी 3 भाग है। आकलन कृति 4 घटक इसके तय किए गए हैं और आधा अंक के लिए इसे लेखन करना आवश्यक हो जाता है। शब्द संपदा यहाँ पर 4 घटक किए गए हैं और हर एक के लिए आधा अंक ही यहाँ पर तय किया जाता है। यहाँ पर भी स्वमत अभिव्यक्ति है। स्वमत अभिव्यक्ति में हर छात्र ने दिए गए पैराग्राफ के अनुसार 40 से लेकर 50 शब्दों में उसका लेखन करना आवश्यक है और इस माध्यम से अगर हम लेखन करते हैं तो 2 अंक हमें आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। रही बात आ की लघुत्तरी सवाल है। इसमें उत्तर लगभग 80 शब्दों से लेकर 100 शब्दों में लेखन करना अनिवार्य है। यहाँ पर 2 सवाल पूछे जाते हैं और 2 में से 1 का उत्तर लिखना आवश्यक हो जाता है, अर्थात यह 4 अंक के लिए से पूछा जाता है। व्यवहारिक अगला जो भाग है हमारा विभाग 4 व्यवहारिक हिंदी अपठित गद्यांश और पारिभाषिक शब्दावली जो हमें 20 अंक के लिए दी गई है। तो यहाँ पर कृति क्रमांक 4 में दीर्घोत्तरी उत्तर लगभग 100 से 120 शब्दों में लेखन करना आवश्यक है और इसके लिए अथवा दिया गया है। परिच्छेद लगभग 180 शब्दों से लेकर 200 शब्द में। यहाँ पर हमें हम दीर्घोत्तरी लेखन करें या परिच्छेद का लेखन करें, दोनों भी हमें 6 अंक के लिए है। हमें केवल एक को ही यहाँ पर चुनना है। परिच्छेद अगर हमने चुना तो परिच्छेद दिए गए परिच्छेद पर आकलन पूर्ति है जो 2 अंक के लिए पूछी जाती है। शब्द संपदा है जो 2 अंक के लिए है और यहाँ पर भी स्वमत अभिव्यक्ति है वह 2 अंक के लिए है। परिच्छेद छात्र के परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्द में होने के कारण छात्रों को यह लेखन करने में अधिक आसान होता है और इस कारण छात्र लगभग परिच्छेद को ही चुने, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। कृति क्रमांक 4 का आ भाग है। लघुत्तरी 2 में से 1 का उत्तर लगभग 80 शब्द से लेकर 100 शब्द तक लेखन करना आवश्यक है जो हमें 4 अंक के लिए दिया जाएगा। अथवा इसके लिए पूछा गया है सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। अभी यहाँ पर व्यवहारिक हिंदी के पाठ पर यह आधारित है। छात्र ने लघुत्तरी में 2 सवालों में से 1 का लेखन किया तो भी चलेगा या फिर सही विकल्प चुनकर जो व्यवहारिक हिंदी पाठ्यक्रम है उसका भी अगर लेखन किया तो भी चल सकता है। केवल 2 में से यहाँ पर 1 का लेखन करना आवश्यक है। अगली जो है कि अपठित परिच्छेद लगभग 180 से 200 शब्दों में यहाँ इसे दिया गया है। इसमें भी आकलन पूर्ति 6 अंक के लिए पूछा जाता है। आकलन पूर्ति के लिए 2 अंक, शब्द संपदा के लिए 2 अंक और स्वमत अभिव्यक्ति के लिए 2 अंक यहाँ पर दिए जाते हैं। अगला जो है पारिभाषिक शब्दावली 8 में से 4 पारिभाषिक शब्दावली हमने यहाँ पर लेखन करनी है। पारिभाषिक शब्दावली हमारे 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में अर्थात किताब में पीछे दी गई है, उसका छात्रों ने सूक्ष्मता से अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। 5वां जो विभाग है हमारा यहाँ पर वह है व्याकरण का। यहाँ पर काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। 4 वाक्य यहाँ पर दिए जाएंगे, अर्थात काल परिवर्तन करते समय यह जो व्याकरण का टॉपिक है वह काफी छात्रों को अधिक अंक किस माध्यम से मिले इसका विशेष महत्व यहाँ पर रहा है। काल विभाजन करते हुए हम लगभग 5वीं कक्षा से हम 9वीं कक्षा तक 10वीं 11वीं में भी हमने
काल विभाजन को पढ़ा है, अर्थात वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इन तीनों कालों का यहाँ पर उल्लेख किया जाएगा। हो सकता है सभी पर एक एक सवाल पूछे जा सकते हैं, वर्तमान पर पूछा जाएगा, भविष्य पर पूछा जाएगा या भूतकाल पर पूछा जाएगा, लेकिन 4 वाक्य यहाँ पर दिए जाएंगे। 4 में से केवल हमें 2 का लेखन करना है और हर एक वाक्य के लिए यहाँ पर 2 ही आंसर दिए गए। दूसरा है अलंकार। अलंकार पहुंचाना, 4 अलंकार यहाँ पर दिए जाएंगे, जिसमें से हमें केवल 2 का लेखन करना है। अभी 12वीं कक्षा में रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार, ऐसे बहुत सारे अलंकारों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। छात्रों ने अलंकारों की जो भाषा है उसे आत्मसात करना जरूरी हो जाता है। जैसे कि अतिशयोक्ति अलंकार का मैं एक उदाहरण यहाँ पर देना चाहूंगा। हनुमंत की पूंछ में लग्न पारियार, हनुमंत की पूंछ में लग्न पारियार, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अर्थात यह सारा अतिशयोक्तिपूर्ण उल्लेख है और इस अलंकार को छात्र ने समझना आवश्यक हो जाता है। उसी तरह से दृष्टांत अलंकार का उदाहरण यहाँ पर देना चाहूंगा। एक म्यान में 2 तलवारें, एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती है, एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती है। किसी और पर प्रेम पति का, किसी और पर प्रेम पति का नारी नहीं सह सकती है। अर्थात दृष्टांत अलंकार जो है यहाँ पर हमें तुरंत पहचान पे आना चाहिए, तब हम अलंकार के जो 2 अंक है आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो है रस। रस को पहचानना, यहाँ पर रस के लिए भी 2 अंक दिए गए हैं। आमतौर से रस, रौद्र रस, विभत्स रस, श्रृंगार रस, शांत रस, ऐसे रस के कई प्रकार यहाँ पर किए जाते हैं, लेकिन सही रस चुनना छात्रों ने चुनना आवश्यक हो जाता है। जैसे कि मैं श्रृंगार रस का उदाहरण देना चाहूंगा। कहत नटत रिजत किजत मिलत किलत लजियात, बड़े भवनी करत है नैननी सोबात। अर्थात दिए गए पंक्तियों में श्रृंगार रस अद्भुत भरा पड़ा है और इस कारण यह जो पंक्ति है यह श्रृंगार रस की है। छात्र ने इसे पहचानना चाहिए। उसी तरह से और एक रस का उदाहरण देना चाहूंगा, भक्ति रस। तू दयालु दीन हो, तुम दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात्र की पाव कुंजहारी। अर्थात यहाँ पर भक्ति का ही रस प्रस्तुत पंक्तियों में दिखाई देता है। इस कारण ऐसे रस जो है छात्रों ने इसे आसानी से पहचानना चाहिए या शब्द के भावों को पहचान कर रस के जो 2 अंक है उन्हें आत्मसात करना आवश्यक हो जाता है। अगला जो है ये मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरे लगभग हम 5वीं कक्षा से लेखन करते आ रहे हैं, लेकिन छात्र यहाँ पर गलतियां यह करता है कि मुहावरा जो लेखन करता है मुहावरे का सीधा अर्थ वाक्य में प्रयोग करता है। अब यहाँ पर मुहावरा भी बताना है और मुहावरे का जो अर्थ है, अर्थ लेखन करने के बाद जब मुहावरे को हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो उस मुहावरे शब्द में वाक्य का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। मुहावरा का जो यहाँ पर उदाहरण मैं यहाँ पर देना चाहूंगा कि अपना उल्लू सीधा करना या अपना स्वार्थ सिद्ध करना। रमेश से समाज का हित की उम्मीद करना व्यर्थ है, यह हमेशा अपना उल्लू सीधा करने के काम में लगा रहता है। यहाँ पर क्रियापद बदल करना आवश्यक हो जाता है, अर्थात अपना उल्लू सीधा करना यह जो मुहावरा है इसे वाक्य में उपयोग करना है। दूसरा एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, घाट घाट का पानी पीना, हर प्रकार के अनुभव से परिपूर्ण होना। इसका वाक्य में उपयोग इस माध्यम से हम कर सकते हैं,
बिना पैसे दिए उस अधिकारी से काम करवाना असंभव है। उसने घाट घाट का पानी पिया है। अर्थात मुहावरे को इस माध्यम से हमें वाक्य में प्रस्तुत करना आवश्यक हो जाता है। तब का हमें एक मुहावरे के लिए एक अंक आसानी से मिलेंगे और यहाँ पर दो मुहावरों के लिए हमें 2 अंक दिए गए हैं। दूसरा है उ। वाक्य शुद्धिकरण करके वाक्य फिर से लिखिए। हमारे स्थित पाठ्यक्रम में दिए गए वाक्यों को हमने काला, मात्रा, विलांटी, उकार, ह्रस्व, दीर्घ, काल परिवर्तन, स्थान परिवर्तन आदि कई विषयों को लेकर वाक्य में अशुद्धता वहां पर दी जाती है और हम उस वाक्य को हमने शुद्ध करना है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर देना चाहूंगा, परंतु अज्ञान भी अपराध है। और वाक्य शुद्धिकरण करते समय ग को यहाँ की जो मात्रा है नियत मात्रा देना आवश्यक हो जाता है और एक गलती यहाँ पर एक अंक के लिए पूछी जा सकती है। अर्थात एक वाक्य में एक गलतियां अधिक से अधिक 2 गलतियां यहाँ पर होगी। तो हमें वाक्य शुद्धिकरण करते समय इन बातों को ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने व्याकरण के जो 10 अंक है वह आसानी से कैसे प्राप्त होंगे इसकी ओर सभी छात्रों ने ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। तो रही बात यहाँ पर 20 अंक महाविद्यालय की ओर से और 80 अंक जो है वह बोर्ड की ओर से, तो 100 अंक का पेपर यहाँ पर हमारा पूरा होता है। छात्र ने लेखन करते समय ध्यान रखना है कि वाक्य शुद्धिकरण करके ही लिखे, ह्रस्व दीर्घ की मात्रा को ध्यान में रखें, बार बार लेखन या रिपीट वाक्य न आए इसकी ओर सभी छात्र ने ध्यान देना आवश्यक है। आता सर आपण 80 आणि 20 मार्कांचं जे काही विभाजन आहे परीक्षेच्या अनुषंगाने त्याचं अतिशय सविस्तरपणे मार्गदर्शन आपण विद्यार्थ्यांना केलेलं आहे। कारण प्रश्नपत्रिकेचं प्रारूप जर आपण बघितलं तर इतकं सुटसुटीत कृतीपत्रिका त्यांनी दिलेली आहे आणि विद्यार्थ्याने भाषा हिंदी जरी असली म्हणजे शेवटी ती भाषाच आहे तरीही सुद्धा शुद्ध लेखनाकडे किती लक्ष देणं गरजेचं आहे। कारण कानामात्रा वेलांटी जरी चुकली तरी सुद्धा शब्दाचा अर्थ जो आहे तो किती बदलतो आहे हे विद्यार्थ्याने लक्ष देणं अतिशय गरजेचं आहे आणि आपण त्याचंच छान मार्गदर्शन विद्यार्थ्यांना केलेलं आहे। कारण त्याने मुहावरा जरी लिहायचा असला तरी कसं लिहायचं आहे किंवा त्याला अलंकार लिहायचा असेल किंवा ओळखायचं असेल तर कसं लिहायचं आहे याचं मार्गदर्शन आपण सखोलपणे केलेलं आहे। आता मला असं विचारायचं आहे की एकूणच ह्या परीक्षेचं स्वरूप जर आपण लक्षात घेतलं म्हणजे 80 मार्काचा जो काही परीक्षा जी आपली विद्यार्थ्यांना द्यायची आहे तर त्यांनी वेळेचं नियोजन जे आहे किंवा अभ्यासाचं नियोजन जे आहे ते कसं करावं याबद्दल जरा मार्गदर्शन करा। धन्यवाद मैडम, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया हुआ है। यहाँ पर समय नियोजन यह काफी मायने रखता है, क्योंकि अगर व्यक्ति के पास समय ही ना रहे या उसका नियोजन न कर सके तो असफल वह बन सकता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि समय नियोजन यह जीवन में भी आवश्यक है और परीक्षा में तो उससे भी अधिक आवश्यक हो जाता है। यहाँ पर 80 अंक के लिए हमें लगभग 180 अर्थात 3 घंटे दिए गए हैं। तो दोस्तों समय नियोजन के संदर्भ में मैं आपसे यह बताना चाहूंगा कि हमें केवल 5 ही सवाल लेखन करने हैं और 5 सवाल के लिए हमें 3 घंटे पूरे दिए गए हैं। अर्थात 3 घंटे के लिए हमें 180 अंक जो है 180 मिनट हमारे पास मौजूद है। तो 180 मिनट का नियोजन हमें केवल 5 ही सवाल में करना है। तो पहला जो सवाल है इसके लिए हमें 42 मिनट देना आवश्यक है। 42 तो विभाग गद्य के लिए 42 मिनट यहाँ पर काफी आवश्यक है।
दूसरे विभाग के लिए गद्य के लिए 42 मिनट, पद्य के लिए भी 42 मिनट यहाँ पर आवश्यक है। विशेष अध्ययन के लिए 21 मिनट और विभाग चौथा जो है उसके लिए भी 42 मिनट और पांचवें विभाग के लिए 21 मिनट। इस माध्यम से इसका विभाजन हम कर सकते हैं। अभी यहाँ पर 42 मिनट के लिए हमें अ, आ, ई और दीर्घ ई अर्थात ऐसे 4 विभाग यहाँ पर किए गए हैं। अंक को ध्यान में रखकर ही समय का नियोजन करें। अंक हमें पहले विभाग के लिए केवल 20 अंक है और 20 अंक के लिए हमें 42 मिनट यहाँ पर दिए गए हैं। दूसरे विभाग के लिए भी अ, आ, ई और दीर्घ ई की मात्रा यहाँ पर दी गई है। तो 4 विभाग यहाँ पर किए गए हैं। 4 विभाग में हमें अ या आ, ये जो दोनों भाग है यहाँ पर पहले विभाग में भी और दूसरे विभाग में भी जो परिचय दिया गया है उस परिचय को पढ़ना होगा। सही माध्यम से उसे समझकर दिए गए संजाल का उत्तर हमें देना होगा। इसलिए जो पैसेज दिया गया है, जो पैराग्राफ हमें दिया गया है, उसका सही माध्यम से पढ़कर सही उत्तर को वहां से हमें निकालकर पेपर में लेखन करना आवश्यक है। और इस कारण हमने ये जो समय बनाया है इस पर ध्यान देना भी आवश्यक बन जाता है। तीसरा जो है विशेष अध्ययन के लिए, विशेष अध्ययन हमें केवल 10 अंक के लिए है। तो लगभग इस सवाल के लिए हमें केवल 20 या 21 मिनट ही काफी मायने रखता है और 20-21 मिनट में हमें वह विभाग पूरा करना है। चौथा विभाग है, इसमें अ, आ, ई और ई दीर्घ ई, इस माध्यम से 4 विभाग यहाँ पर किए गए हैं। व्यवहारिक हिंदी अपठित पठित गद्यांश जो है और इसमें पारिभाषिक शब्दावली भी आती है। तो हर एक के लिए हमें सही समय मिले, इस कारण विभाग क्रमांक 4 को भी हमें 42 मिनट की ही अवधि यहाँ पर देनी आवश्यक हो जाती है। और विभाग अंतिम जो आता है वह है 5वां व्याकरण का, जो केवल हमें 10 अंक के लिए दिया गया है और 10 अंक के लिए हमें लगभग 21 मिनट यहाँ पर दिए गए हैं। अभी 21 मिनट में हमें काल परिवर्तन, अलंकार, रस, मुहावरे, वाक्य शुद्धिकरण, इन सभी का नियोजन करना आवश्यक हो जाता है। अर्थात जैसे भी हम परीक्षा में बैठते हैं तो हमारे पास घड़ियाल होना आवश्यक है। सबसे पहले जैसे पर्चा हमारे हाथ में मिलता है तो हमने तय कर लेना है कि 42 मिनट तक ही पहला सवाल का लेखन करना है, फिर उसे वहां पर छोड़ देना है। फिर दूसरा सवाल हमें उठाना है, उसे भी 42 मिनट देने हैं। तीसरे सवाल के लिए 21 मिनट, चौथे सवाल के लिए 42 मिनट और पांचवा जो सवाल है उसके लिए और 21 मिनट। इस माध्यम से अगर हम सही नियोजन करते हैं तो हमारे पास 168 मिनट का जो पर्चा है वो हमारे पास मौजूद हो जाता है और हमारे पास फिर भी 10-12 मिनट आसानी से मिल जाते हैं। तो छात्रों, जैसे कि हमें प्रश्न पत्र हमारे हाथ में मिलता है तो लगभगी के कारण, भागदौड़ के कारण कोई सवाल हमसे छूट तो नहीं गया, कोई मुहावरे का लेखन तो नहीं रह गया, कोई संजात नहीं बाकी है। इसे हमने बार उसे देखना है और सभी प्रश्न उत्तर जो है पत्र उसे देखना आवश्यक हो जाता है। यहाँ पर इस माध्यम से अगर हम समय नियोजन करते हैं तो परीक्षा जो है हम आसानी से पर्चा छोड़ सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अभी यहाँ पर 20 और 80 अंक का जो नियोजन है, यहाँ पर मेरी दृष्टि से यहाँ पर छात्रों को दिया गया है। दोस्तों, इससे भी और अधिक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा। जैसे भी छात्र परीक्षाओं में प्रवेश करता है तो कई विचार उसके मन में विराजमान होते हैं। अभी कोविड-19 की वजह से पता नहीं आने वाली परीक्षा ऑनलाइन होती है या ऑफलाइन होती है, अभी तक बोर्ड ने इसे तय नहीं किया है। तो ऑनलाइन की अगर परीक्षा हो
क्योंकि कोई डरना नहीं है, घबराहट नहीं करनी है और बड़ी ही शांति के साथ मन को सबसे पहले स्थिर करना है और ऑनलाइन पेपर की तैयारी के लिए सज्ज होना है, तैयार रहना है। और ऑफलाइन भी अगर रही तो भी डरमाने करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे भी पेपर हमारे हाथ में आता है तो हर एक छात्र जब संकट आता है तो भगवान को अवश्य पूछता है। तो दोस्तों मंदिर में जाते हैं, कोई अपने अपने भगवान के पास अवश्य जाते हैं और श्रद्धा भाव से हम पेपर भी हाथ में लेते हैं, लेकिन श्रद्धा रखिए भगवान के संदर्भों में। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछ छात्र जो है अपने पेपर पे जय गुरुदेव, जय श्री राम या देवी देवताओं के नाम लेखन करते हैं। ऐसा जो लेखन करना है वह मेरी दृष्टि से अनुचित है। या कोई छात्र ऐसे होते हैं तो कोई न कोई संकेत अवश्य पेपर पर करते हैं, तो संकेत भी करना गलत हो जाता है। अर्थात किसी भी प्रकार का लेखन पेपर पर नहीं करना चाहिए। न गुरुदेव, न जय श्री राम, न जय अल्लाह, न खुदा, कोई भी नहीं। इस माध्यम से पेपर लिखना आवश्यक है। जैसे भी पेपर हमारे हाथ में प्रस्तुत होता है तो सबसे पहले पेपर का जो पहला पेज है वो हमारे हाथ में आता है। पेपर हमारे हाथ में आते ही बहुत छात्र जो है तो काफी भागदौड़ के कारण पेपर आंकना आरंभ कर देते हैं, पेपर पलटना शुरू कर देते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले पेपर अपना जांच ले, कहीं उसके पान एक दूसरे से चिपके तो नहीं है, कहीं खराब तो नहीं हुए हैं, कहीं और शाही तो नहीं लगी है, इसकी ओर ध्यान दें। जिस बात पर हम बढ़ते हैं वो बात कहीं फूटा तो नहीं या पेपर बटेगा नहीं, इसकी ओर भी हमने ध्यान देखना आवश्यक हो जाता है। और पेपर हाथ में लेते समय सबसे पहले हमने हमारा सीट नंबर जो है वो लेखन करना आवश्यक है। सीट नंबर के साथ ही हमारे हस्ताक्षर होते हैं सही, तो सभी छात्र ने न भूलते हुए हमारे हस्ताक्षर या सही करना आवश्यक हो जाता है। फिर हमारे पर्यवेक्षक वहां पर आते हैं और वे उनके हस्ताक्षर करते हैं। साथ में दिनांक का लेखन भी करना आवश्यक हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो सेंटर कोड नंबर है पेपर में, तो सेंटर कोड नंबर भी लेखन करना है। पेपर कोड जो है उसका भी लेखन करना आवश्यक हो जाता है। ये सभी लेखन करने के बावजूद 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए बारकोड स्टिकर एवं परिपत्र स्टिकर, ये स्टिकर होते हैं दोनों को भी सही ढंग से अपने पेपर पे लगाए या नहीं, किस माध्यम से लगाने हैं इसका भी मार्गदर्शन आप अध्यापकों से ले सकते हैं। और बारकोड स्टिकर एवं परिपत्र स्टिकर जो है उसे सही माध्यम से चिपका दीजिए अपने पेपर पर। पेपर कोड नंबर भी यहाँ पर आता है। फिर विषय का नाम, यहाँ पर मैं छात्रों से बताना चाहूंगा कि हमारा विषय हिंदी है। यहाँ पर मराठी भाषी छात्र भी हिंदी लेखन करता है और हिंदी भाषी छात्र भी हिंदी ही लेखन करता है। तो मैं छात्रों से बताना चाहूंगा कि पेपर हमारा हिंदी है और उत्तर लेखन की भाषा भी हिंदी है। इसी कारण दोनों तरह हिंदी ही लेखन करें। रही बात हम पेपर लिखते हैं, पेपर लिखकर जो हमें पूरा पेपर है समाप्त होने के बाद बहुत सारे छात्र जो है सप्लीमेंट लेते हैं। तो पेपर के पहले पेज पर सप्लीमेंट नंबर 1, सप्लीमेंट नंबर 2 और इक्वल टू 3, अर्थात पेपर 1, सप्लीमेंट नंबर 1 और सप्लीमेंट नंबर 2, ऐसे तो पेपर 1 ऐसे तीनों मिलकर 3 अंक, एक सप्लीमेंट अगर ली है तो फिर एक और एक ऐसे 2 का उत्तर वहां पर लिखना आवश्यक हो जाता है। पेपर में सबसे पहले समास का भी लेखन होना आवश्यक है। यहाँ पर प्रश्न पहला आ ई दीर्घ ह्रस्व ई और दीर्घ ई, इसके लिए भी समास आवश्यक है। और एक छोटा सा समास का उसका लेखन करें ताकि पेपर पर जांचने वाला जो मॉडरेटर होता है या एग्जामिनर होता है, तो एग्जामिनर के लिए सही अंक का देने के लिए उसे भी जगह होनी चाहिए। और इस माध्यम से अगर हम
समाज तोड़ते हैं तो अंक देने में काफी आसानी हो जाती है। दोस्तों, मैं यहाँ पर और एक कहना चाहूंगा कि जैसे भी प्रश्न पत्र हमारे हाथ में मिलता है, उसी तरह से जैसे जैसे प्रश्न पत्रिका हमारे हाथ में है या कृति पत्रिका हमारे हाथ में है, तो क्रम के अनुसार ही उत्तर लेखन करें। अगर क्रम के अनुसार उत्तर लेखन करते हैं तो मार्क डिवाइडेशन जो है जांचने वाले के मन मस्तिष्क में पूरी तरह से बैठा हुआ होता है और इस माध्यम से अंक जो है आसानी से दिए जाते हैं। अगर पहला सवाल लेखन करता है, फिर बीच में ही तीसरा सवाल लेखन करता है छात्र, फिर और पांचवा सवाल लेखन करता है, फिर और पहले पर आता है, तो जांचने में काफी कठिनाई हो जाती है और इस कारण हो सकते हैं कि छात्र के अंक भी कम हो सकते हैं। तो छात्रों ने इस बात की ओर ध्यान देना आवश्यक है। हस्ताक्षर सुंदर होनी चाहिए। वाक्य शुद्धता की ओर सभी छात्रों ने ध्यान देना आवश्यक है। बार बार वाक्यों का लेखन न करें या फिर जो शब्द हमारा गलत लिखा गया है उसे एक ही तिरछी रेखा से काट दिया जाए या उसे बार बार उसे रेखन करने की कोई आवश्यकता नहीं। हिंदी भाषा का पेपर लेखन करते समय परिनिष्ठित भाषा का ही प्रयोग करें। अपनी मातृभाषा या बोली भाषा जो है उसका प्रयोग कम से कम हो, यह मैं सभी छात्रों से कहना चाहूंगा और सभी छात्रों को मैं आने वाले कोविड-19 के इस संघर्षमय समय के लिए एक स्फूर्ति मैं कहूंगा कि सभी छात्र ने अच्छे से सवाल का जवाब देना है और जीवन में सफल होना है। धन्यवाद। निश्चित सर, आताच आपण विद्यार्थ्यांना वेळेचं नियोजन असेल आणि अभ्यासाचं नियोजन आहे आणि शिवाय पेपर ज्यावेळेस आपण लिहित असतो आणि प्रश्नांची उत्तर ज्यावेळेस आपण लिहित असतो तर त्यावेळेला कोणकोणती काळजी विद्यार्थ्यांनी घेणं गरजेचं आहे याचंही छान मार्गदर्शन आपण विद्यार्थ्यांना केलेलं आहे। कारण ह्या बारीक बारीक गोष्टी जेव्हा विद्यार्थी समजून घेतील तर मला असं वाटतं हिंदी भाषा म्हणजे भाषा जरी असा विषय असला तरी सुद्धा त्यामध्ये विद्यार्थी चांगल्या प्रकारे स्कोअर करू शकतील। फक्त लक्षात घेणं गरजेचं आहे की ह्या ज्या काही टिप्स आपण दिलेल्या आहेत विद्यार्थ्यांना या जर त्यांनी थोड्याशा आत्मसात केल्या तर खूपच छान विद्यार्थ्यांना सुयश गाठता येणार आहे। असं आपण एक संवादाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांपर्यंत जो की प्रेरणा पोहोचवलेली आहे ती खरोखर एक वाखाणण्याजोगी आहे। कारण इतक्या बारीक सारीक गोष्टी ज्यावेळेला एखाद्या जसं आपण पालक या नात्याने आपल्या मुलाला जसं सांगत असतो त्या पद्धतीने आपण हे सगळ्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलेलं आहे। सर, आपण या इयत्ता 10वी 12वी परीक्षा विषयक मार्गदर्शन कार्यक्रमात आलात आणि विद्यार्थ्यांना, पालकांना आणि शिक्षकांना सुद्धा यामधून खूप काही गोष्टी ज्या आहेत त्या निश्चितच पोहोचवण्याचा जो प्रयत्न केलेला आहे त्याबद्दल सर आपले खूप खूप धन्यवाद। धन्यवाद मॅडम, आपले पण धन्यवाद। थँक्यू सर। आत्ताच आपल्याला डॉक्टर राजेंद्र पाटील सरांनी हिंदी विषयाच्या संदर्भात जे मार्गदर्शन केलेलं आहे की विद्यार्थ्यांनी प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप समजून घेऊन ती कशी सोडवावी, किती कालावधी त्याच्यासाठी देणं गरजेचं आहे। कारण प्रश्नपत्रिकेचे जे काही विभाग आपण बघितले गद्य, पद्य, व्याकरण असे हे जे काही वेगवेगळे विभाग जे बघितले आहेत या विभागाच्या अनुषंगाने लेखन कसं असणं गरजेचं आहे। शिवाय लेखनामध्ये शुद्ध लेखनही अतिशय महत्त्वाचं आहे आणि आणखी कोणकोणत्या गोष्टी विद्यार्थ्यांनी लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे तर छोटे छोटे टिप्स सुद्धा सरांनी आपल्याला दिलेले आहेत। विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या विषयाचा अभ्यास करत असताना हे बारकावे जे आहेत ते आपण लक्षात ठेवायचे आहेत आणि त्या अनुषंगाने आपण अभ्यास जर केला तर आपल्याला यश हे मात्र निश्चितच हमखास आहे हे गृहीत धरायला हरकत नाहीये। कारण हा विश्वास जो आहे हा विश्वास जर आपण संपादन केला, कारण हा व्हिडिओ ज्यावेळेस तुम्ही ऐकाल त्यावेळेला तुमच्या निश्चितच लक्षात येईल की जे काही कुठेतरी आपली अभ्यासाची दिशा जर कुठे चुकत असेल तर ती योग्य दिशेने येण्याच्या दृष्टिकोनातून हे एक मार्गदर्शन ठरणार आहे। म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो, आपण हा व्हिडिओ जो आहे जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत शेअर करावा की सगळ्यांनाच त्याचा हा फायदा होणार आहे। पुढील भागात आपण पुन्हा नवीन विषयांसह भेटूया। तोपर्यंत मित्रांनो, धन्यवाद।